भारतीय रेलवे ने हाल ही में ईस्ट सेंट्रल रेलवे मतलब ईसीआर के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा परियोजना को मंजूरी दी है। और बड़ी से आपका मतलब है बहुत बड़ी? हाँ, बहुत बड़ी, लगभग 1822 करोड़ रुपए की परियोजना। और आज हम इसी के एक बहुत ही अहम हिस्से पर बात करेंगे, कवच सिस्टम, जिसके लिए करीब 960 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। तो आज का हमारा मिशन यूं समझिए सीधा है, ये समझना कि ये कवच सिस्टम क्या सच में भारतीय रेलवे के लिए एक गेम चेंजर है या सिर्फ एक और तकनीकी अपग्रेड? बिल्कुल, या ये सुरक्षा को लेकर हमारी सोच में एक बुनियादी बदलाव है। और सबसे जरूरी, जब कोई आम यात्री अगली बार ट्रेन में बैठेगा तो क्या इस कवच की वजह से उसका सफर वाकई ज्यादा सुरक्षित और बेटर होगा? चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। तो शुरू यहीं से करते हैं। जब भी हम किसी दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन हादसे के बारे में सुनते हैं तो मन में पहला सवाल यही आता है कि आज के जमाने में ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कवच इसी सवाल का जवाब है? आखिर ये है क्या? ये सवाल बिल्कुल सही है, और हाँ, कवच इसी सवाल का एक बहुत ठोस जवाब देने की कोशिश है। देखिए, कवच को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की तरह देखना इसकी पूरी तस्वीर को छोटा कर देता है। अच्छा। हाँ, ये एक स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन यानी एटीपी सिस्टम है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये रेलवे में होने वाले ज्यादातर बड़े हादसों की जड़ पर काम करता है। और वो जड़ क्या है? कोई टेक्निकल खराबी? नहीं, वो जड़ है मानवीय भूल। आंकड़े बताते हैं कि ज्यादातर बड़े हादसे किसी मशीन के फेल होने से नहीं, बल्कि एक पल की मानवीय चूक से होते हैं। कोई थका हुआ लोको पायलट सिग्नल नहीं देख पाया या गति का अंदाजा गलत हो गया। तो कवच असल में तकनीक का नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का समाधान है। ये सिस्टम उस एक पल की चूक के खिलाफ एक डिजिटल सेफ्टी नेट बनाता है, जो कभी थकता नहीं, जिसका ध्यान कभी नहीं भटकता। एक डिजिटल सेफ्टी नेट, ये सुनने में काफी दिलचस्प है। तो ये नेट काम कैसे करता है? ये क्या क्या पकड़ सकता है? उन ट्रेनों में ब्रेक लगा देगा, चाहे लोको पायलट कुछ भी ना करे। ओके। दूसरा है स्पीड कंट्रोल। हर ट्रैक की एक तय गति सीमा होती है। अगर ट्रेन उससे तेज चलती है तो सिस्टम उसे धीमा कर देगा। अच्छा। और तीसरा, जो शायद सबसे आम चूक है, वो है सिग्नल को अनदेखा करना, जिसे SPAD कहते हैं। अगर लोको पायलट लाल सिग्नल को पार करने की कोशिश करता है तो सिस्टम ट्रेन को बस वहीं रोक देगा। तो ये एक डिजिटल सुपरवाइजर जैसा है जो हर वक्त लोको पायलट के कंधे पर बैठा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलती ना हो। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन ये सब जमीन पर होता कैसे? क्या पटरियों में कोई सेंसर वगैरह लगे होते हैं? हाँ, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इसमें कई चीजें मिलकर काम करती हैं। ट्रेन के इंजन में एक कंप्यूटर जैसी ऑनबोर्ड डिवाइस होती है। पटरियों के किनारे हर किलोमीटर पर RFID टैग्स लगे होते हैं, जो ट्रेन को उसकी सटीक लोकेशन बताते हैं। स्टेशनों पर और ट्रैक के किनारे टावर लगे होते हैं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए इंजन से लगातार बात करते रहते हैं। इन सब को GPS से भी जोड़ा जाता है। अच्छा। तो सिस्टम को हर पल पता होता है कि कौन सी ट्रेन कहाँ है, किस रफ्तार से चल रही है और अगले सिग्नल का रंग क्या है। और इसकी विश्वसनीयता, मेरा मतलब है इतने बड़े सिस्टम में एक छोटी सी गड़बड़ भी तो बहुत खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, और इसीलिए इसकी विश्वसनीयता को बहुत गंभीरता से लिया गया है। इसे सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल 4 यानी SIL 4 सर्टिफिकेशन मिला है। अब ये सुनने में तो थोड़ा भारी भरकम लगता है। हाँ, ये SIL 4 का आम भाषा में क्या मतलब है? क्या ये किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट या हवाई जहाज के सिस्टम जितना सुरक्षित है? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। SIL 4 सुरक्षा का वो स्तर है जहां सिस्टम के फेल होने की गुंजाइश, यूं समझिए, 10 करोड़ घंटों में सिर्फ एक बार होती है। 10 करोड़ घंटों में एक बार? हाँ, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स और एविएशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले सुरक्षा मानकों के बराबर है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि ये तकनीक भरोसे के मामले में दुनिया के सबसे अच्छे सिस्टम्स में से एक है। ठीक है। इस SIL 6 सर्टिफाइड भरोसे को अब ईस्ट सेंट्रल रेलवे और खासकर धनबाद जैसे डिविजन्स की जमीनी हकीकत पर उतारते हैं, जहां हर मिनट ट्रेनों का दबाव होता है। वहां ये सिस्टम सिर्फ एक सुरक्षा उपकरण रहेगा या रोज के कामकाज का एक हिस्सा बन जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। ECR भारत के सबसे व्यस्त माल ढुलाई वाले रूट्स में से एक है। यहाँ कोयले से लदी मालगाड़ियां और यात्री ट्रेनें सब एक ही नेटवर्क पर चलती हैं। हाँ, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है वहाँ। बहुत ज्यादा। तो यहाँ कवच सिर्फ एक इमरजेंसी ब्रेक नहीं है, बल्कि ये ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने का एक जरिया भी है।
जब कंट्रोलर को पता होता है कि हर ट्रेन एक सुरक्षा कवच के अंदर चल रही है, तो वो 2 ट्रेनों के बीच की दूरी को सुरक्षित रूप से थोड़ा कम कर सकते हैं। अच्छा। इससे एक ही ट्रैक पे ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। और खराब मौसम का क्या? हम सबने सर्दियों में उत्तर भारत के स्टेशनों पर कोहरे की वजह से घंटों इंतजार किया है, क्योंकि ड्राइवरों को सिग्नल ही नहीं दिखता। क्या कवच इसमें कोई मदद करेगा? ये कवच का एक बहुत बड़ा और सीधा फायदा है। इसमें कैब सिग्नलिंग की सुविधा होती है। कैब सिग्नलिंग? हाँ, इसका मतलब है कि ट्रैक के किनारे लगे सिग्नल की जानकारी लाल, पीला या हरा वो सीधे लोको पायलट के सामने कैब में लगे डिस्प्ले पर आ जाती है। उसे बाहर घने कोहरे या भारी बारिश में सिग्नल खोजने की जरूरत नहीं है। वाह! इससे न सिर्फ सुरक्षा बढ़ती है, बल्कि कोहरे में भी ट्रेनें एक बेहतर और सुरक्षित गति से चल पाती हैं, जिससे देरी कम होती है। आपने गति की बात की। क्या इसका मतलब है कि भविष्य में ट्रेनें और तेज चल सकती हैं? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? सुरक्षा के लिए लगाया गया सिस्टम स्पीड बढ़ाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विरोधाभासी नहीं बल्कि तर्कसंगत है। देखिए, अभी हम स्पीड इसलिए सीमित रखते हैं क्योंकि हमें मानवीय प्रतिक्रिया समय और ब्रेकिंग दूरी का हिसाब रखना पड़ता है। सही बात है। लेकिन जब आपके पास एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो मिली सेकेंड में प्रतिक्रिया दे सकता है और सटीक दूरी पर ब्रेक लगा सकता है, तो आप सुरक्षित रूप से गति की ऊपरी सीमा को बढ़ा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि अब स्पीड बढ़ाने का फैसला अंदाजे पर नहीं, बल्कि रियल टाइम डेटा और एक अचूक सुरक्षा प्रणाली के भरोसे पर आधारित होगा। इससे सफर का समय घटेगा। जाहिर है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जैसा मैंने शुरू में कहा, सिर्फ ईसीआर के 2200 किलोमीटर के लिए करीब 960 करोड़ का बजट है। ये पैसा आखिर कहाँ लग रहा है? ये एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल ऑपरेशन है। पैसा कई हिस्सों में बटा है। पहला, हर एक ट्रेन के इंजन में ऑनबोर्ड यूनिट लगाना, जिसकी अपनी एक लागत है। दूसरा, पूरे 2200 किलोमीटर के ट्रैक पर RFID टैग्स बिछाना और कम्युनिकेशन टावर खड़े करना। तीसरा, हर स्टेशन पर स्टेशन कवच नाम का उपकरण लगाना, जो उस स्टेशन के सारे सिग्नलों को सिस्टम से जोड़ता है। और चौथा और शायद सबसे अहम हिस्सा, ट्रेनिंग। हाँ, हजारों लोको पायलट, मेंटेनेंस स्टाफ और सिग्नलिंग कर्मचारियों की ट्रेनिंग, ताकि वे इस नई तकनीक को समझ सकें और इसका सही इस्तेमाल कर सकें। पैसे और लॉजिस्टिक्स के अलावा मुझे तकनीकी चुनौतियों के बारे में ज्यादा दिलचस्पी है। क्या कोई ऐसी बड़ी बाधा है जिससे ये पूरा प्रोजेक्ट अटक सकता है? हाँ, और सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती है इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब भारतीय रेलवे का सिग्नलिंग सिस्टम दशकों में धीरे धीरे विकसित हुआ है। कहीं पर 80 के दशक का रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम है, तो कहीं पर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग। कवच को इन सभी अलग अलग पीढ़ियों की टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर बिना किसी गड़बड़ी के काम करना होगा। तो ये कुछ वैसे ही है जैसे एक लेटेस्ट आईफोन ऐप को किसी पुराने नोकिया फोन पर चलाने की कोशिश करना। बेहतरीन मिसाल, बिल्कुल वैसा ही है। आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका नया स्मार्ट सिस्टम पुरानी कम स्मार्ट प्रणालियों से भी बात कर सके। इसमें बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन और टेस्टिंग लगती है। एक भी गलत सिग्नल का मतलब हादसा हो सकता है। और कोई बड़ी चुनौती? दूसरी बड़ी चुनौती है नेटवर्क वाइड कवरेज। कवच सबसे ज्यादा प्रभावी तब होता है जब यह पूरे रूट पर बिना किसी गैप के मौजूद हो। मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक? बिल्कुल। मान लीजिए दिल्ली से हावड़ा के रूट पर 200 किलोमीटर के हिस्से में कवच है, फिर 20 किलोमीटर का गैप है और फिर कवच शुरू हो जाता है। तो उन 20 किलोमीटर के लिए आप वापस पुराने जमाने में चले गए। और पूरा नेटवर्क उतना ही सुरक्षित है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। एग्जैक्टली। इसलिए इसे टुकड़ों में लागू करना असरदार नहीं होता। इसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिछाना पड़ता है, जो इसे और भी जटिल बना देता है। और मानवीय पहलू, क्या लोको पायलट इसे आसानी से अपना लेंगे? ये एक बहुत ही नाजुक पहलू है। अभी तक लोको पायलट ट्रेन का मास्टर होता है, हर फैसला उसका होता है। हाँ? कवच आने के बाद उसकी भूमिका एक सिस्टम मैनेजर या पायलट इन लूप की तरह हो जाएगी, जहां सिस्टम ज्यादातर काम खुद करेगा। इस बदलाव के लिए मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है। सही है। एक और सवाल उठता है, क्या इससे एक तरह की स्किल एट्रोफी का खतरा नहीं है? मतलब अगर सिस्टम सब कुछ कर रहा है, तो क्या आपात स्थिति में पायलट की अपनी सूझबूझ और कौशल कम हो जाएगा? इस पर भी ध्यान देना होगा। चलिए, अब इन सब तकनीकी और लॉजिस्टिकल बातों से हटकर उस आम यात्री पर आते हैं जो रोज ट्रेन में सफर करता है। इन 960 करोड़ से
उसके अनुभव में क्या बदलेगा? सबसे बड़ा और तत्काल बदलाव जो शायद महसूस ना हो लेकिन मौजूद रहेगा, वो है सुरक्षा की बढ़ी हुई भावना। ये जानना कि मानवीय भूल से होने वाली टक्कर या सिग्नल पार करने जैसी घटनाओं की संभावना लगभग शून्य हो गई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मानसिक सुकून है। ये एक मूक प्रहरी की तरह हर सफर के पीछे मौजूद रहेगा। लेकिन ये तो भविष्य की बात हुई, जब ये सिस्टम लग रहा होगा उस दौरान क्या हमें और ज्यादा देरी और कैंसिलेशन के लिए तैयार रहना चाहिए? मतलब अच्छे दिनों के लिए कुछ बुरे दिन? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है और इसका जवाब है हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी की आशंका है। अच्छा। जब पटरियों पर RFID टैग्स लगाए जाएंगे या सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा तो उस सेक्शन पर कुछ घंटों के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लेना पड़ेगा। इससे कुछ ट्रेनें रीशेड्यूल हो सकती हैं या थोड़ी लेट हो सकती हैं। ओके। लेकिन रेलवे आमतौर पर ये काम रात में या जब ट्रैफिक कम होता है तब करता है, ताकि असर कम से कम हो। ये एक सर्जरी की तरह है जिसमें थोड़ा दर्द होता है लेकिन लंबे समय में सेहत बेहतर होती है। तो अगर कोई इस प्रोजेक्ट की प्रगति पर नजर रखना चाहे और सिर्फ सरकारी बयानों पर निर्भर ना रहे तो उसे किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? जमीन पर काम हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? 3 मुख्य संकेतकों पर नजर रखी जा सकती है। पहला और सबसे ठोस सबूत है टेंडर का जारी होना और कॉन्ट्रैक्ट का दिया जाना। जब रेलवे इस काम के लिए किसी कंपनी को चुन लेगी और काम पूरा करने की समय सीमा तय कर देगी तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट कागज से जमीन पर उतर चुका है। और उसके बाद? दूसरा संकेतक होगा फील्ड ट्रायल की रिपोर्ट। जब किसी सेक्शन पर काम पूरा हो जाता है तो रेलवे सुरक्षा आयुक्त उसका गहन ऑडिट करते हैं। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। हाँ, उनकी मंजूरी के बाद ही उस सेक्शन को चालू किया जाता है। ये ऑडिट रिपोर्ट और रेलवे की प्रेस रिलीज प्रगति का एक विश्वसनीय प्रमाण होती हैं। और सबसे जमीनी स्तर पर सबसे जमीनी जानकारी स्थानीय सूचनाओं से मिलेगी। धनबाद या दीनदयाल उपाध्याय जैसे डिवीजन समय समय पर परिचालन नोटिस जारी करते हैं। जब किसी रूट पर कवच पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा तो एक नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें लोको पायलटों को निर्देश दिए जाएंगे। अच्छा। ये इस बात का सबसे पक्का सबूत होगा कि सिस्टम अब काम करने लगा है। ये वो कागज है जो सीधे लोको पायलट के हाथ में जाता है। तो कुल मिला के मतलब साफ है, ये 9600 करोड़ रुपए सिर्फ नई मशीनें लगाने पर खर्च नहीं हो रहे। ये रेलवे की सोच में एक बुनियादी बदलाव है। बिल्कुल। हादसों का इंतजार करने के बजाय उन्हें होने से पहले ही रोक देना। तकनीक तो सिद्ध है लेकिन असली परीक्षा इसके कार्यान्वयन में होगी। बिल्कुल। अगर ये सफलतापूर्वक और बिना किसी बड़े समझौते के लागू हो जाता है तो ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे और फिर पूरे भारतीय रेलवे के लिए मिशन जीरो एक्सीडेंट की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह सुरक्षा के मामले में भारतीय रेलवे को दुनिया के कुछ सबसे उन्नत नेटवर्क्स की श्रेणी में खड़ा कर सकता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। जैसे जैसे ये डिजिटल सुरक्षा कवच पूरे नेटवर्क पर फैलता जाएगा, ये उस सिस्टम के केंद्र में मौजूद इंसान यानी लोको पायलट की भूमिका और उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया को कैसे बदलेगा? क्या ये तकनीक हमेशा एक सहायक बनकर रहेगी या धीरे धीरे एक नियंत्रक बन जाएगी? और यह सवाल सिर्फ भूमिका का नहीं है, ये जिम्मेदारी का भी है। जब कोई ऑटोमेटेड सिस्टम फेल होता है या किसी ऐसी स्थिति का सामना करता है जिसके लिए उसे प्रोग्राम नहीं किया गया, तो जिम्मेदार कौन होता है? सही बात है। इंसान जिसने उस पर भरोसा किया या एल्गोरिदम जिसने फैसला लिया? इस जटिल सवाल का जवाब भारतीय रेलवे को आने वाले सालों में खोजना होगा। यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग की चुनौती नहीं बल्कि एक नैतिक चुनौती भी है।